अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज हम बात करेंगे किसानों की ओवरऑल मसाइल के हवाले से। पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन अब जो उनका बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ज़रूरी आलात हैं उन पर 17% के करीब जो है वो टैक्स लगा दिया गया, बजाय इसके कि किसानों को सब्सिडी दी जाए। लेकिन जो किसानों के मसाइल हैं उनको ज़्यादा ही किया जा रहा है। तो हुकूमती पॉलिसी अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो आखिर किसान किस हद तक परेशान है और हुकूमत से क्या डिमांड करते हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। अभी मेरे साथ किसान रहनुमा मौजूद है, रेहानुल हक साहब। मैं उनसे बात करूंगी। रेहान साहब, किसानों के मसाइल हम कोशिश तो ये करते हैं उजागर करें और इनको हल करने की कोशिश करवाएं हुकूमती नुमाइंदों तक की आवाज़ पहुंचा के, लेकिन हल होना क्या है? अगर हम टैक्सेस की बात करें, जैसे हर चीज़ पर टैक्स लग गया है, तो अब किसानों के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि जो ज़रूरी आलात हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। तो क्या वजह समझते हैं कि हर चीज़ पर हुकूमत क्यों टैक्स लगाती जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात यह है कि किसान जो है वो अगर पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो ऊपर से जो हमारी गवर्नमेंटें होती हैं उनको भी चाहिए कि किसानों की अपना मुश्किलात कम करने के लिए किसानों पे जो ये बेजा टैक्सेस लगा रहे हैं उनको कम किया जाए या उनको ख़त्म किया जाए। पहली हुकूमतें जो हुआ करती थीं कि वो हमें किसानों को अपना सब्सिडी देती थीं, हमारी मुश्किलात का अजाला करती थीं। मगर आजकल जो हमारे साथ हो रहा है, अब रिसेंटली आपने देखा कि ये जो मिनी बजट में 17% GST इम्पोज़ किया है इन्होंने बीजों पे और ज़रूरी आलात पे। अब वो किसान के साथ खुली खुली मुआशी दहशतगर्दी है। अब अगर किसान 17% वो शामिल कर ले और 17% GST बीजों में शामिल कर ले, तो अब उसकी पैदावारी लागत इन सब चीज़ों को लेके इतनी बढ़ चुकी है कि वो हमें अपना जो गुज़र बसर है वो भी मुश्किल नज़र आ रहा है और हमारा चूल्हा ठंडा हो चुका है। अब अगर हुकूमत ने फौरी तौर पे इन टैक्सों को वापस नहीं लिया तो किसान तो बदहाल हो जाएगा और किसान के लिए तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा और उसकी जो रोज़ी रोटी है वो तो ख़त्म होती हमें नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो ज़रूरी हालात हैं इन पर टैक्स लगाने की वजह इम्पोर्ट है? नहीं, ज़रूरी तो पाकिस्तान में बन रहे हैं। तो फिर क्या वजह? क्योंकि अगर सुनने में आए तो ये कहते हैं कि जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं हमारी कोशिश होती है कि उन पर जो टैक्स लगा दें, और साथ ये भी कह देते हैं कि वज़ीर ख़जाना की जो टैक्स लगेगा इससे गरीब आवाम को कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्या किसानों को वो बहुत कोई एलीट क्लास में ले रहे हैं कि अगर ज़रूरी आलात पर टैक्स लगा रहे हैं तो वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं? एक्चुअली ये इन्होंने टैक्स तो लगाया इंडस्ट्रियलिस्ट पे, जो ज़रूरी आलात लोग बनाते हैं उन पे ये टैक्स इम्पोज़ किया है, मगर अल्टीमेटली वो टैक्स देना तो किसान को पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उसकी कीमत बढ़ा दी है। अगर उन्होंने 17% वो डाल के कीमत बढ़ा दी है तो उसका तो खमियाजा तो किसान को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो चीज़ जो किसान के इस्तेमाल की है। अब तकरीबन आप देख लें कि 90% से ज़्यादा ज़रूरी आलात पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं। सिर्फ चंद ऐसे ज़रूरी आलात है जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, वो तो हमारे इतने यूज़ में होते भी नहीं। बहुत बड़ा किसान ही वो इस्तेमाल कर सकता है, आम किसान की रीच से वो बाहर हैं। अब जो आम किसान की रीच के ज़रूरी आलात हैं वो तो पाकिस्तान में सारे बन रहे हैं, वो तो इंडस्ट्री पाकिस्तान की है। अब उनका अल्टीमेटली असर जब उसकी किसान की पैदावारी लागत पे होगा। अब अगर ट्रैक्टर महंगा होता है या कोई अपना ज़रूरी आलात में से कोई चीज़ महंगी होती है तो उसका खमियाजा तो किसान को भुगतना पड़ रहा है ना। गवर्नमेंट ने अगर उन पर टैक्स इम्पोज़ किया तो गलत किया है। अब गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं किन अपना चक्रों में है कि वो जनाब हर किसी चीज़ पर टैक्स आयद कर करके और अपना वो कोशिश कर रही है कि अपना वो बढ़ाए, अपना जो IMF के जो उनके नाजायज़ मुतालबात हैं उनको माने या अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाए। ये तो सरासर किसान के साथ ज़्यादती है कि पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ पे जो अगर GST लगा दिया तो फिर उसका खमियाजा तो किसान को भुगतना पड़ता है। इन हालात में अगर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी, ये ज़रूरी हालात हैं कौन कौन से? ये तकरीबन हल हैं, जो उसके अलावा फिर ड्रिल्स हैं, जो अपना रबी ड्रिल्स हैं, जो अपना गंदम या कोई भी फसल जो है हम काश्त करते हैं उनकी हैं बोने के लिए। उसके बाद करा है, उसके बाद वो अपना ट्रॉलीज़ हैं जो किसान के इस्तेमाल में आती हैं। उसके बाद और बहुत सारे ऐसे ज़रूरी आलात हैं जो आजकल नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम किसान इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को जितनी भी ये तकरीबन लोहे के आलात ही तकरीबन होते हैं, जिसमें ख़ाम लोहा भी पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, इधर से हमने यूज़ करना होता, कोई उसमें इम्पोर्टेड आइटम उसमें कोई शामिल नहीं है जिससे हम कहें कि जनाब ये चीज़ इम्पोर्ट की है, इसके
वजह से इस पर टैक्स लगा है, ये ऐसी कोई बात नहीं। हमारी मुल्क इससे किसान को कितना नुकसान होगा? ये जो हालात इतना इस पर टैक्स लग गया है, जैसी बात है जब खेत से फसल कटेगी उसकी कटाई होगी, जब अनाज ने मार्केट तक पहुंचना है, तो क्या समझते हैं कितना नुकसान होगा? देखिए ये सारी चीज़ें मिलके जितनी हमारी इनपुट्स, इनको हम इनपुट्स ही कहेंगे, कि जितनी हमारी इनपुट्स पे खर्चा आता जाएगा वो हमारी पैदावारी लागत बढ़ाता रहेगा। अब अगर फ़र्ज़ करें हम गंदम ही हमने काश्त करनी है, अगर हमारी इनपुट्स जो है वो उस हमारी गंदम की वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो हमें हमारी जो पैदावारी लागत वो बढ़ जाएगी। अगर पैदावारी लागत बढ़ जाएगी तो हमें उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, किसान की जो मेहनत है हमें उसका भी मुआवजा नहीं मिलता। तो ओवरऑल किसानों के जो मसाइल हैं वो तो हम उजागर करते रहते हैं। खाद का एक मसला पिछले दिनों बड़ा चल रहा था, क्या वो कहीं हल होता नज़र आया? वो हमें तब तक हल होता नज़र नहीं आता जब तक खाद को जो रेगुलेट नहीं किया जाता। अब मसला ये है कि हमारी पाकिस्तानी खाद जितनी भी बनती है वो हमारी मुल्क की ज़रूरत के लिए काफ़ी होती है, मगर पिछले ये पूरे सीज़न से, जब से हमारा सीज़न ये स्टार्ट हुआ है रबी का सीज़न, उससे हुआ ये है कि कुछ जो हमारा जो खाद माफिया है या कुछ स्टॉकिस्ट है उन्होंने खाद कंपनियों से डायरेक्ट ख़रीद के वो स्टॉक करनी शुरू कर दी है। उसको शार्ट किया, शार्ट करने के बाद उसकी कीमत बढ़ी, अब उन्होंने वो उस ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू कर दी। कुछ खाद की स्मगलिंग पाकिस्तान से बाहर अफ़गानिस्तान की तरफ जा रही है। अब वहाँ अफ़गानिस्तान में खाद की कीमत ज़्यादा है, 3,000 साढ़े 3,000 4,000 रुपये बोरी के हिसाब से। अब पाकिस्तान में हमें किसान को खाद तकरीबन 1,800 रुपये की बोरी मिल रही थी। अब पाकिस्तान में जब खाद शार्ट हुई है, वो स्मगलिंग की वजह से हुई है या वो नाजायज़ स्टॉक की वजह से हुई है, वो सारी खाद जो है वो उसने हमें किसान को जो है वो अपना जो खादों की दस्तयाबी, अदम दस्तयाबी ने, अब हमारी गंदम की फसल को खाद की अशद ज़रूरत है। पहले पानी पे हमें खाद पूरी नहीं मिल सकी, अब सेकंड उसका पानी चल रहा है, दूसरा पानी। अगर अब भी उसे खाद ना मिली तो कम से कम 10 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से हमारी पैदावार कम होगी, जिसका खमियाजा हुकूमत को भी भुगतना पड़ेगा, हमारी कौम को भी भुगतना पड़ेगा। तो ये जो मसाइल हैं, कितने टाइम से आप लोगों को इन मसाइल का सामना करना पड़ा है? ये पिछले तकरीबन 4-5 साल से हम इन मसाइल का शिकार हैं। 4-5 साल से पहले तो जो हुकूमत अपना ये नवाज शरीफ की थी वो ख़त्म हुई, तब तकरीबन 1 साल उसमें ये मसाइल में हम रहे। फिर जब से 3 साल से ये PTI की हुकूमत आई है तब से तो हम मसाइल लस्तान ही बन गए हैं। अब किसान जो है वो इतने परेशानी का शिकार है कि वो हर चीज़ के लिए अब वो मोहताज हो गया है। पहले जो चीज़ें उसे अब आसानी से दस्तयाब थी अब वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से उसका जो ज़रिया मुआश या रोज़गार वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पिछली हुकूमत में, पिछले टाइम में चीज़ें इससे बेहतर थी? इससे बेहतर, यहाँ पर पिछली हुकूमतों में इससे बेहतर चीज़ें थी, मगर अब दिन ब दिन हालात टाइट होते जा रहे हैं। ये हुकूमत की नाकस ज़रूरी पॉलिसी है जिसकी वजह से किसान को परेशानी का सामना है। तो आपको लगता है इस ज़रूरी पॉलिसी को ये हुकूमत कहीं ना कहीं बेहतर करेगी? अभी हुकूमत के दावे तो बहुत हैं कि हमने ये कर दिया, किसानों को रिलीफ दे दिया, ये कर दिया वो, मगर ऑन ग्राउंड कोई किसी किस्म का रिलीफ हमें मिलता नज़र नहीं आ रहा। डेफिनेटली अभी रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन जाहिर सी बात है किसान तो यही चाहेंगे कि उन्हें रिलीफ मिले। अभी आपको आगे लिए चलते हैं। एक और किसान रहनुमा मेरे साथ मौजूद है, नसीर बाजवा साहब। मैं उनसे बात करूँगी। नसीर साहब, किसानों के जो मसाइल हैं हम चाहते तो यही है कि वो हल हों, लेकिन आपको लगता है कि क्या उनके मसाइल उस तरह से हल हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप उन मज़लूम कौम के लिए कुछ कर रहे हैं जो रात के पो की रातों में पानी लगाते हैं और सर्दी में काश्तकारी करते हैं और उसका मुआवजा उन्हें मिलता नहीं है। अब गवर्नमेंट ने और हम पे एक बम गिरा दिया है कि जो ज़रूरी हालात हैं उन पर 17.5% टैक्स बढ़ा दिया है। गरीब तो किसान तो पहले ही परेशान है। देखिए ये गन्ना जब हम फ़रोख्त करते हैं तो उसकी जो वेस्ट है वो भी फ़रोख्त हो जाती है, उसकी राब भी फ़रोख्त होती है, उसका चूरा भी फ़रोख्त होता है, चीनी फ़रोख्त होती है और उससे इतनी आइटम बनती हैं कि एक मन गन्ने से तकरीबन वो 2,000 रुपये कमाते हैं। तो किसान को क्या मिलता है? 150 रुपया या 200 रुपया, या अब मेरे ख्याल थोड़े बढ़ाए से अब फिर उन्होंने कम कर दिए हैं। तो हम तो हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करेंगे कि खुदारा इन किसानों पे रहम करें। अगर किसानों के, पंजाब के किसानों को ये सहूलतें दे दें तो हम इंशाल्लाह इंडिया का मुकाबला करेंगे और उससे ज़्यादा पैदावार देंगे। लेकिन अब देखें, पिछले दिनों में पहले DAP नहीं मिल रही थी, लोग परेशान थे, 1,000 रुपये की बोरी भी नहीं मिलती थी, अपने 10,000 की बोरी भी नहीं मिलती थी, लोग हाथों में पैसे पकड़ अपना घूम रहे थे। अब यूरिया नहीं मिल रही,
और किसान बेचारे परेशान हैं और इंतज़ामिया की मिली भुगत से ये ब्लैक हो रही है और किसानों को अपना गंदम में डाल के नहीं मिल रही। इससे गंदम की पैदावार कम होगी और फिर हुकूमत पाकिस्तान को बाहर से गंदम खरीदनी पड़ेगी, जिसके बहुत ज़्यादा फिर हमें डॉलरों में उसकी अदायगी करना पड़ेगी, जिससे मुल्क और कौम का नुकसान होगा। हम हुकूमत वक्त से ये अपील करते हैं कि खुदारा इन किसानों पर तरस खाएँ और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो जंग लड़ रहे हैं किसान, उनकी मदद करें ताकि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। अब जो हालात नज़र आ रहे हैं इससे तो किसान बहुत परेशान है। ये देखिए पानी की कमी है, डैम नहीं बन रहे और हमने तो पहले भी कहा था कि जो पंजाब में जो बारिश का पानी होता है वो ज़ाया हो जाता है। आप छोटे छोटे डैम बनाएं ताकि किसानों को उसका फ़ायदा हो और ज़रिए इलाज जो है उस पर टैक्स जो जालमाना टैक्स लगाया उसे ख़त्म किया जाए। इससे पहले भी कभी ज़रूरी हालात पर टैक्स लगाई है? पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इन हालात पर टैक्स लगाया गया? मेरे ख्याल में पहले तो सब्सिडी दी जाती थी, अगर 1 लाख की चीज़ है तो वो दी जाती थी अपना 50,000 में, और जो 10 लाख की चीज़ हो 4 लाख में दी जाती थी। अब इन्होंने सब्सिडी तो क्या देनी, उस पर टैक्स इतना बढ़ा दिया कि गरीब आदमी इलाज खरीद ही नहीं सकता। जब ये जदीद आलात नहीं खरीदेंगे तो जदीद पैदावार भी नहीं होगी और पैदावार में कमी होगी। तो जो ज़रूरी पॉलिसी है उससे मुतमईन नहीं है किसान? बिल्कुल मुतमईन नहीं है। देखें ज़रूरी पॉलिसी क्या है, ये देखें अब ये तो किसान को तो खाद भी नहीं मिल रही, जो जहर है वो भी नहीं मिल रहा, तो किसान क्या करेंगे बेचारे। जब अब अगर खाद नहीं डालते, ज़रूरी अद्वियात की स्प्रे नहीं करते तो इतनी अपना वो बीमारियां हमला कर देती हैं कि वो काश्तकार भी इतना परेशान हो जाता है। तो हम तो कहते हैं कि ज़रूरी अद्वियात पे और जो ज़रूरी मशीनरी उस पर और खाद पे जो टैक्स लगाए गए हैं, जो कीमतें बढ़ाई गई कम की जाएँ ताकि किसान ज़्यादा से गला पैदा कर सके और पाकिस्तान तरक्की कर सके। अच्छा, बीज के रेट का भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है? क्योंकि बीज का भी एक आता काफ़ी हद तक बीज जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, उसकी जो रेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ऐसे है? ये देखिए बीज में तो बहुत ज़्यादा घपले हो रहे हैं। ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं और अगर 1000 में अपने मन लेते हैं तो 4000 में फोकस करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा रेट उन्होंने बढ़ा देते हैं। किसान बेचारा फिर क्या करता है, जो उसके घर का बीज होता है उसी को इस्तेमाल करता है ताकि वो उसको कीमत नहीं, इतना महंगा बीज ना लेने पर जिससे पैदावार में कमी होती है। अच्छा, तो क्या लगता है कि आखिर एक तो पॉलिसी का प्रॉब्लम आ रहा है और आप लोगों का खाद का काफ़ी मसला है, अब ज़रूरी हालात पे भी टैक्स लग गए हैं, 17% के करीब है, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है वो क्यों तवज्जो नहीं दे रही किसानों के मसाइल पे? मोहतरमा, मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि जब एग्रीकल्चर में नॉन एग्रीकल्चर लोग अफसर होंगे और अपना एग्रीकल्चर MNA MPA बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, तो ये मुल्क का हाल को तो ऐसा ही होगा। जब तक ज़रूरी यूनिवर्सिटी में पहले दाखिला नहीं मिलता था किसानों के अलावा, अब हर आदमी दाखिला लेता है, वो अपना डायरेक्टर भी बनता है, वो एग्रीकल्चर अफसर भी बनता है। जब बन जाते हैं उन्हें फील्ड का पता ही नहीं है, वो दफ्तरों में बैठकर फैसले करते हैं जिससे कौम का ये एग्रीकल्चर का नुकसान हो रहा है। हम तो कहते हैं कि एग्रीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ किसानों को बेटे को होना चाहिए ताकि वो समझते हैं कि हमने पैदावार को कैसे बढ़ाना है, मुल्क को कैसे चलाना है और एग्रीकल्चर ने कैसे तरक्की करनी है। ऐसे कि ज़रूरी जो भी काम है उसको समझने के लिए आपको इससे मुंसलिक होना भी ज़रूरी है, तभी इन मसाइल को भी आप समझ सकते हैं। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ किसान रहनुमा मौजूद हैं ताहिर रज़ाक साहब, मैं उनसे बात करूँगी। ताहिर साहब, जैसे कि पहले भी हम आपको लेते रहे हैं, क्योंकि किसानों के मसाइल ऐसे हैं जिससे मुझे लगता है बार बार उजागर करना चाहिए कि शायद हुकूमत को ख्याल आ जाए कि इस पर हमें तवज्जो देनी। जैसे खाद का मसला हो गया था, बीज का मसला हो गया था, अब एक मसला ये है जो ज़रूरी हालात हैं वो महंगे कर दिए गए। क्या चाह रहे हैं कि जो किसान है वो अपना सारा खेती बाड़ी छोड़ कर घरों में बैठ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मौजू आपने बड़ा अच्छा चुना है आज। असल जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसकी प्रायोरिटी नज़र नहीं आ रही कारोबारी हलके में कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या तरजीहात हैं, किस तरह मुल्क को चलाना चाहते हैं। और हमारी इनसे बार बार यही गुजारिश रही है कि ज़रूरी शोबे के साथ जो आप छेड़खानी कर रहे हैं ये मत करें। इससे एक तो हमारा जो ज़रूरी अजनास है वो मुतासर हो रही हैं, लोगों को चीज़ें महंगी मिल रही हैं, खाने पीने की जिस पे हमारा ज़िंदगी का सर्वाइवल है वो चीज़ें, आटा महंगा हो रहा है। देखिए पिछले साल जो 1800 रुपये की गंदम थी अब वो 2700 रुपये में मिल रही है। क्यों मिल रही है? कौन सा ऐसा दरमियानी तबका है जिसकी वजह से ये महंगाई हो रही है? ज़मींदार से तो उन्होंने 1800 रुपये में ख़रीद लिए। अब आगे बारी खाद के बाद आगे नया बहरान आ गया कि इन्होंने जो इम्पोर्टेड ज़रूरी मशीनरी थी उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया और जो लोकल ज़रूरी मशीनरी थी उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। सेल टैक्स जो है ना, वो जो एक्सपोर्ट बंदा कर रहा है उसको तो वो मिनहा होता है, रिटर्न मिल जाता है उसका सेल टैक्स,
ज़िम्मेदार को उसका रिटर्न नहीं मिलता। ज़िम्मेदार तो पहले ही कैश चीज़ें ख़रीदने से उसकी क़ुव्वत ख़रीद दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो जो कैश चीज़ें नहीं ख़रीद सकता, जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और ज़रूरियात ज़िंदगी अलावा जो ज़रूरी शोबे के दौरान हमें मशीनरी दरकार है, वो दिन ब दिन महंगी हो रही है, हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर जा रही है। तो एक तरफ हमारे जो हुकूमती हमारे जो अकाबरीन हैं वो कहते हैं जी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को ना जदीद तरीक़ों पे इस्तवार करना है। तो जब हम जदीद तरीके पे जाएंगे लिहाजा हमें मशीनरी लेनी पड़ेगी, चाहे हमें लोकल लें या इम्पोर्टर लें। अब जो लोकल लेंगे या इम्पोर्टर लेंगे उसके ऊपर जो टैक्स इतना लगा दिया इन्होंने, वो हम किस तरह बर्दाश्त करेंगे। देखें, या तो उसका कोई रिफंड का तरीकाकार बनाए। अब जो दुकानदार है या जो फैक्ट्री ओनर है जो ज़रूरी चीज़ें बेच रहा है या बना रहा है, उसने तो अपनी कीमत में ऐड कर दिया जी 17% टैक्स आ गया, 12% टैक्स आ गया। ज़िम्मेदार अपनी ज़रूरी जिनास में हुकूमत हमें इजाज़त देगी कि हम वो टैक्स को उस कीमत के अंदर शामिल कर दें, जो हमारी गंदम की फसल आ रही है उसके में शामिल कर दें। हरगज़ नहीं होगा। ज़िम्मेदार बेचारे को तो अपनी जो ज़रूरी अजनास है उसकी कीमत खुद मुकर्रर करने का अख्तियार ही नहीं इस मुल्क में, तो वो किस तरह करेगा। ये है कि ज़रूरी शोबे के साथ छेड़खानी मत करें। ज़रूरी शोबे को तरक्की देने के लिए ये ना हो कि एक हाथ से हमें सब्सिडी का वो लॉलीपॉप दे रहे हैं और 4 हाथों से हमसे टैक्स लेके हमारे ऊपर टैक्स लगा के बिजली के बिलों की मद के ऊपर आ गए, ज़रूरी ट्यूबवेल के ऊपर आ गया टैक्स हमें, और हमें खादों के ऊपर टैक्स आ गया, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्स आ गया और मोबाइल के ऊपर टैक्स आ गया, और ट्रैक्टर की कीमतें डबल हो गई हैं पिछले 3 साल से। ज़िम्मेदार को एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है जो ज़्यादती है, और ये ज़िम्मेदार कभी इस गवर्नमेंट को भूलेगा नहीं ज़िंदगी भर के लिए कि हमारे साथ जो जो ज़्यादती इस गवर्नमेंट ने की है। नारों के अंदर, हुकूमती बयानात के अंदर तो इस तरह लग रहा है कि जैसे इनको ज़राअत के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, वो बिल्कुल बरअक्स है। तो ज़िम्मेदार तो दिन ब दिन पिस रहा है कि किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपने बच्चों की फ़ीसें अदा करे, या शहर से जो रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल महंगी हो रही हैं वो किस तरह ख़रीद सके, क्योंकि उसकी फसल आनी है 6 माह के बाद, गन्ने की फसल आनी है साल के बाद, सब्ज़ी की फसल आनी है 3 माह के बाद। रेट जो है ना वो हर हफ्ते तब्दील हो रहा है। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट से तवक्को ही कर सकते हैं। और दूसरी बात यही है कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमें। ये दूसरी बात ये है कि क्या समझते हैं कि डेफिनेटली आपने क्रशिंग करनी है, फसल की कटाई करनी है, मशीनरी तो ज़रूरी है ही है, लेकिन अगर एक किसान जो है वो मशीनरी नहीं इस्तेमाल कर सकता और उसके पास एक पुरानी मशीनरी है, तो क्या लगता है उससे काम में कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें जी, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जदीद टेक्नोलॉजी आएंगी तो उसकी प्रोग्रेस भी बेहतर होगी। जो पुरानी मशीनरी उसकी प्रोग्रेस उस लेवल की नहीं होगी जो जदीद मशीनरी की होगी। तो हमें मशीनरी चेंज करनी पड़ती है। एक तो उसका मेयार कम हो जाता है मशीनरी का, दूसरा ये होता है कि जो 5-10 साल मशीन पुरानी हो जाती है उसकी कारकर्दगी पे भी असर पड़ता है। डीजल ज़्यादा खा रही होती है, उसकी प्रोग्रेस उतनी नहीं होती जितनी हमें रिक्वायर होती है, तो मशीनरी चेंज करनी मजबूरी है। और दूसरा हमारा जो 70% या 80% छोटा काश्तकार है वो मशीनरी लेता था ज़रूरी बैंक से कर्ज़ा लेके, किसी दोस्त से लेके, या दुकानदार या डीलर या जो इंडस्ट्री वाला ओनर है उसके साथ वो अपनी किस्तें बना लेता है कि 50% पैसे पहले ले लें 50। अब तो वो भी उसके पास सख्त नहीं। ज़रूरी बैंक का जो टैक्स रेट था हमारा अपना, वो भी बहुत ज़्यादा शरह सूद कर देगी। इन्होंने कमर्शियल बैंक से भी ऊपर ले गए हैं। हालांकि वो बैंक था जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए बनाया था, बिज़नेस करने के लिए बैंक नहीं बनाया था। इन्होंने उसका भी सत्यानाश कर दिया। अब हम ज़रूरी कर्ज़ा लेने जाएं वो हमें बेशुमार टैक्सों के बाद मिलता है। अव्वल तो मिलता कम है, हमारे 5 एकड़ हैं जो वो मिनिमम 1 करोड़ रुपए से ऊपर आते हैं, तो हमें ट्रैक्टर उसके इवज़ दिया जाता है 10 लाख का, जिसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। और यही चीज़ अगर मार्केट में शहरों में आ जाए या इंडस्ट्रियलिस्ट के पास आ जाए तो उसको जो असल ज़मीन की वैल्यू उसका 80% 90% उसको लोन दे दिया जाता है। तो हमारी 1 करोड़ की ज़मीन प्लज कर लेते हैं, हमें ट्रैक्टर देते हैं 10 लाख का। ठीक है, ये भी हमारे साथ ज़्यादती है, दोहरा मेयार है। हमने गवर्नर स्टेट बैंक से भी अपील की है कि कम से कम इस पॉलिसी को चेंज किया जाए। जितनी वैल्यू की ज़मीन है उससे 90% उसके जो वैल्यू है मार्केट की, उस हिसाब से हमें ज़रूरी कर्जा दिया जाए। आप लोगों ने ये टैक्स वापस लेने के लिए कोई मुतालबा किया है, कुछ कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, हमारे कुछ दोस्त कल लाहौर में बिजली का टैक्स लेने के वापस के एहतजाज किया। हम बार बार मीडिया पे आके और लोकल जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, जो हमारे MNA MPA से राब्ते होते हैं, उनको हम ये कहते हैं, बार बार कराते हैं कि जनाब खुदारा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ सोचें, ताकि जिससे इतनी ज़्यादा हमारी लेबर जो है वो मसरूफ़ है और हमारी जो इंडस्ट्री है वो एग्रो बेस्ड है।
अगर हम इंडस्ट्री को बूम देना चाहते हैं तो पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बूम देंगे तो इंडस्ट्री चलेगी। तो किसानों को ये बीज और खाद का मसला अभी तक हल हुआ है या वहीं का वहीं है? दिन गुजर गए, अब तो हल हो या ना हो, दिन किसानों बेचारों ने महंगी खाद ली है, चंद एक किसानों को मिली है। अब खाद आ भी जाए तो उतनी ज़रूरत नहीं जितनी शिद्दत की ज़रूरत हमें 15 दिन पहले थी। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो मिसमैनेजमेंट है, उसकी वजह से ये ज़्यादा बहरान आ रहे हैं। जिसको गवर्नमेंट हाथ डालती है वो बहरानी कफ़ियत का शक्ल अख्तियार कर लेता है, वो शोबा, चाहे वो खाद का हो, चीनी का हो, आटे का हो, जिस तरह भी हो। तो हम तो चाहते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं इस गवर्नमेंट से, खुदारा जो आप नारों में कहते हैं, जो आप बयान देते हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, उसके मफाद का ख्याल रखेंगे, तो वो ज़मीनी हक़ाइक़ पे हमें नज़र आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो मुल्क में बहरानी कफ़ियत होगी, ठीक है, बेरोज़गारी में इजाफा होगा, तो महंगाई, लोगों को आटा, जो गरीब आदमी ने आटा लेना, आटा महंगा मिलेगा। तो क्या वजह है कि अभी तक ना तो पहले बेहतर पॉलिसी बना सके किसानों के लिए, अभी भी नहीं है? आने वाले टाइम में कोई उम्मीद है कि शायद कहीं ना कहीं कोई बेहतरी आए, कोई बेहतर पॉलिसी मिल जाए किसानों को? देखें जी, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की अपनी तरजीहात अच्छे तरीके पे नहीं है। दूसरा, कुछ वर्ल्ड बैंक और IMF की पॉलिसी इस किस्म की है जो गवर्नमेंट को बायसे मजबूरी बर्दाश्त कर नहीं पा रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए अपनी आवाम को बेहतरी के लिए, आवाम के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए। देखें ना जी, जो असेसरीज़ है उस पर टैक्स लगा ले, जो ज़रूरियत ज़िंदगी है, जिस पर ज़िंदगी का सर्वाइवल है, कि मतलब आटा सस्ता होना चाहिए, चावल सस्ता होना चाहिए, घी सस्ता होना चाहिए, जिस पे हर गरीब आदमी ने खानी है रोटी, ठीक है जी। पेप्सी आप महंगी कर दें, सिगरेट आप महंगी कर दें, बर्गर महंगे कर दें, उससे ज़िंदगी का सर्वाइवल नहीं है, वो असेसरीज़ में शामिल होता है। हम कहते हैं उस पर डबल टैक्स लगा दें, लेकिन जो हमारी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो चीज़ें खाने पीने की, वो सस्ती होनी चाहिए। अभी क्या उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पहले ये कहा गया था कि हम कोई मिनी बजट नहीं पेश करेंगे, लेकिन मिनी बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें टैक्स लगा, जिनमें ज़रूरी हालात भी शामिल हैं, तो क्या लगता है कि ना कहते हुए भी दोबारा कहीं कोई हुकूमत अपने एंड पे आके कोई ऐसा बजट तो नहीं पेश कर देगी जिसमें आवाम को मज़ीद टैक्स के बोझ तले जो है दबाया जाएगा? अगर हम पिछले 3 सालों में देखे जाए तो हर वो काम हो रहा है जिसकी हमें तवक्को नहीं थी, लेकिन हम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम अभी भी इस गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं और इनको एहतजाज भी करेंगे, याद दहानी भी कराएंगे कि खुदारा काश्तकारों को सोचें, गरीब आदमी का सोचें, ताकि मुल्क तरक्की कर सके। तो अब यही लगता है आपको कि अब एहतजाज करने के अलावा, बाहर निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा? देखें जी, इस गवर्नमेंट को एहतजाज का भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम हक़ अपना अदा करेंगे। एज ए काश्तकार के नुमाइंदे हम अपना हक़ अदा करेंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे कि हमारे साथ ये इस स्टेप पे ये ज़्यादती हुई है, इस स्टेप पे ये ज़्यादती हुई है, इस स्टेप पे हमारे साथ ये टैक्स नाजायज़ लगाया गया है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि इंपोर्ट की बात की जाती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट होती हैं उन पर टैक्स लगा दें, जैसे बीज की भी अगर बात करें, अगर वो इंपोर्ट होता है तो उस पर टैक्स है, लेकिन ये जो ज़रूरी हालात जिनकी आज हम बात कर रहे हैं ये यहीं पर बनते हैं, इसके बावजूद टैक्स लगाना आप एक सही फ़ैसला समझते हैं? डेफिनेटली सही नहीं होगा, ये भी सवाल भी एक पूछना गलत होगा, लेकिन जब एक चीज़ यहीं पर बन रही है और किसानों की ज़रूरत भी है, तो इंपोर्ट के बजाय यहाँ बनने वाली चीज़ों पर टैक्स क्यों लग रहा है? ये देखें जी, ये जो पॉलिसी मेकर है ना, ये उनको सोचना चाहिए। जो पॉलिसी मेकर हैं वो बाहर से आए हैं, वो मशीर हैं, वो टेक्निकल एडवाइज़र जो हैं वो इलेक्टेड आदमी नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हालात क्या हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, या मार्केट में वो आएँ उनको पता चले कि मार्केट में लोग किन मुश्किलात का शिकार हैं। ये इंडस्ट्री वाले जिस जगह पे हम खड़े हैं, इनके अपने मसाइल हैं कि इतने टारगेट रखा होगा कि हमने 50 वीट थ्रेशर सेल करने थे, इनके पास वो 30 आएंगे, तो 20 जो बच जाएंगे वो क्या करेंगे? इनकी तो वो पेमेंट जो स्टक होगी। इन्होंने भी बिज़नेस करना है। हम नहीं चाहते कि इंडस्ट्री रुक जाए। इंडस्ट्री का दारोमदार एग्रीकल्चर के ऊपर है। एग्रीकल्चर सेक्टर चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी। अगर इंडस्ट्री वालों की सेल कम होगी तो वो भी बेचारे परेशान होंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, कुछ स्टॉक हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट की जो तरजीहात है मुल्क चलाने के लिए, वो इलेक्टेड बंदों के पास आनी चाहिए, ना कि टेक्निकल एडवाइज़र जिनको पता ही नहीं है मार्केट में चीनी किस भाव में, आटा किस भाव में, जहाँ वो मार्केट में कभी लेने ही नहीं गए, तो वो जाके पॉलिसी या इमरान खान साहब को या प्राइम मिनिस्टर साहब को वो क्या बताएंगे? उन्होंने सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है अपनी नौकरी पक्की करने के लिए। हम चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट के अभी भी होश के नाखन ले, और जो मुतासरीन है इनकी पॉलिसी की वजह से, उनकी वो चीज़ें दूर करें, उनको हवा का झोंका दें ताकि वो सेक्टर तरक्की कर सके। अच्छा, जैसे कि रेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली टैक्स लग गए हैं तो रेट्स बढ़ गए हैं, जैसे कोई अगर आता भी है तो रेट्स उनके वैसे चला जाता है। तो अगर ऐसा हो कि मशीनरी जो है वो
कम रेट पर बनाने के चक्कर में हो सकता है कि पायदारी में थोड़ा फ़र्क आ जाए, क्योंकि अगर किसान नहीं ज़्यादा महंगी चीज़ अफोर्ड कर सकता, कम की तरफ अगर रुख भी करते हैं तो पायदारी में फ़र्क आ सकता है। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान में ये क्रेज़ है कि पाकिस्तानी लोग, जितने भी लोग हैं मेरे समेत या दूसरे लोग हैं, वो मार्केट में जब जाते हैं ना तो वो प्राइस पे देखते हैं, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो कहते हैं चीज़ सस्ती होनी चाहिए। जो चीज़ सस्ती होगी तो उसकी डेफिनेट लाइफ कम होगी, उसकी कारकर्दगी भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन सोचना ये चाहिए कि तमाम सेक्टर को एक बिज़नेस का माहौल अच्छा देना चाहिए, ताकि तमाम चीज़ें, कारोबारी तबका जो है आसानी के साथ अपना कारोबार चलाए, निज़ाम हुकूमत भी चले और लोगों को फ़ायदा भी हो। हम जो इंटरनेशनल पॉलिसी का सहारा लेके चीज़ें महंगी कर दे, तो देखें ना इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के पास और दूसरी जो जदीद सहूलतें वो पाकिस्तान में हैं, वहाँ पे जो पर डे इनकम है वो कितनी ज़्यादा है, पाकिस्तान में कितनी। हम कंपेयर कर देते हैं किसी का सहारा लेने के लिए या तसल्ली देने के लिए, जी इंटरनेशनल मार्केट में ये हालात हैं, हम अपने किसानों को ये दे रहे हैं। तो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में देखें ना चावल का रेट क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में देखें आलू का रेट कितना है, इंटरनेशनल मार्केट में देखें गंदम का रेट कितना है। और हमारी जो 4 मौसम है, जो सबसे अच्छी हमारी जो क्वालिटी और जायका है हमारे फलों के अंदर या ज़रिए जरास के अंदर, वो किसी दुनिया के कोने में नहीं पाया जाता। तो जैसे कि अब मेरे ख्याल में हमें ये इंटरनेशनली जो कंपैरिजन है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसको देखना चाहिए। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। अभी मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ज़राई आलात बनाए जाते हैं, और यहाँ पर ये मेरे पीछे भी आप मशीनरी भी देख सकते हैं, और ये वही मशीनरी है जिस पर जो है वो टैक्स लगा दिया गया है। तो इनकी एसोसिएशन है, उनके चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये जो ज़राई आलात हैं इन पर टैक्स लगा दिया गया है, आखिर क्या वजह बनी कि इन आलात पर टैक्स लगाना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें इस मसले में टाइम दिया। हम ज़रिए हालात पे पहले गवर्नमेंट ने 5% सेल टैक्स ले रही थी, अभी ज़िमनी बजट में इन्होंने 17% कर दिया, जिसका ज़राअत पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अभी सब्सिडी की स्कीम भी आ रही है, वो भी ज़िम्मेदार रेट अब आता है, पूछ के चला जाता है। आम गाहक जो है कैश वाला, वो भी आता है, रेट कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो ज़िम्मेदार की पहुँच से निकल गई हैं। अब हालांकि हम पहले अपने रॉ मटेरियल पे 17% सेल टैक्स दे रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट को इतना फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि पीछे से बस डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी और उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि जो ज़िम्मेदार या ज़राअत को फ़ायदा देने वाली बात जो है गवर्नमेंट जो दावे करती है, उसमें यही है कि इसका सेल टैक्स वापस लिया जाए और सब्सिडी का भी फ़ायदा हो पूरा ज़िम्मेदार को, क्योंकि इसमें तकरीबन लाख रुपए से ऊपर ज़िम्मेदार का नुकसान हुआ है सब्सिडी में। 5 लाख जो गवर्नमेंट दे रही है ना अभी, उसमें लाख रुपए से टैक्स चला जाएगा सारे पैसों में से। तो सही फ़ायदा यही है ज़िम्मेदार का कि ज़िम्मेदार को सेल टैक्स माफ़ किया जाए, ताकि उसको फ़ायदा हो सके और वो अपनी मशीनरी ख़रीद सके। अभी आते हैं रीड पोस्ट के चले जाते हैं, वो कहने कि हमें समझ नहीं आ रहा। कैश वाला गाहक भी मार्केट में आता है, इसमें का कारोबार पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। कारोबार जो है ना वो बहुत ज़्यादा, अभी गंदम का सीज़न आ रहा है, तो इस पर खातर खा इसके असरात पड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं मकसद गंदम की प्रोडक्शन में या थ्रेशिंग पे अगर कोई कमी आती है तो उसमें ग़िज़ाई बहरान ना पैदा हो जाए। अच्छा, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है कि जो किसान है उसने जब थ्रेशिंग करनी है, उनको इन आलात की हर सूरत में ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने कहा आते हैं, रेट पूछ कर चले जाते हैं, कारोबार भी उस तरह से नहीं चल रहा, लेकिन एट दी एंड आपको लगता है कि लेना तो उन्होंने है ही? नहीं, लेना तो है, लेकिन उसमें कम हो जाता है ना। कैपेसिटी जिसके पास होगी वो तो ख़रीद लेगा महंगा भी, लेकिन जो फार्मर दरमियाने दर्जे के हैं, दरमियाने तबके के हैं या छोटे फार्मर हैं, वो बेचारे रह जाते हैं कि नहीं भी इतनी महंगी मशीनरी हम नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि पहले ही उनको ना खादों में, सीड में सारा काफ़ी सारे वो पिसे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि ऊपर से मशीनरी पे भी टैक्स लग के काफ़ी मशीनरी बढ़ गई है, इसमें रेट इसके बढ़ गए हैं काफ़ी सारे। तो मशीनरी अगर नहीं लेते, इसके अल्टरनेटिव कोई तरीका होता है उनके पास? नहीं, बात तो फिर यही है ना कि थ्रेशिंग सिस्टम लेट होगा, वो पुरानी मशीन काम करेंगे, उसमें लॉसेस भी उनके होंगे, और उनके वर्किंग प्रोसीजर में थोड़ा मतलब वो उसमें डिले आएगा, ये ज़रा जल्दी काम करें। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल इसी तरह है कि वो पुरानी मशीनों से मकसद लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात यह है कि नई जो मकसद अभी भी फसल अच्छी हुई है तो उसके लिए मशीनों की भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम भी तैयार करके बैठे हैं, लेकिन अभी कस्टमर जो है ना। अच्छा, वजह क्या समझते हैं कि आखिर हुकूमत को ज़रूरत क्यों पेश आई कि इन जो ज़राई आलात है, जो किसान की ज़रूरत भी है कि अगर फसल की कटाई का सीज़न शुरू होने वाला है, उनको चाहिए भी, तो इस पर टैक्स लगाने की ज़रूरत क्यों समझते हैं कि क्यों पेश आई हुकूमत?
असल में बात वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि IMF वाला मामला जो है ना, उसमें उन्होंने कहा कि हर चीज़ पे टैक्स लगा दो। हालांकि बात यह है कि कुछ चीज़ों पे टैक्स लगाया जा सकता है, कुछ चीज़ों को छोड़ा भी जा सकता था कि जब इनकी तरजीहात में शामिल है। अगर ये कहते हैं कि ज़राअत को हम तवज्जो दे रहे हैं और गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है काफ़ी सारे, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा फार्मर को नहीं जा रहा है। एक तरफ से गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, दूसरी तरफ से टैक्सेस की सूरत में उनसे वापस ले रही है। तो ये तो फिर वो ये सब्सिडी दे के उनसे वापस लेने वाली बात हो गई। बिल्कुल यही बात है, उसमें जो सब्सिडी का फ़ायदा का फार्मर को नहीं आ रहा, क्योंकि बिल्कुल वो टैक्स की मद में वापस जा रहे हैं। अभी 3 लाख रुपया फार्मर दे रहा है, 5 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है, 40-60 का मार्जिन। अगर 12% पे इसको लगाएं 8 लाख रुपया तो ज़मींदार का कम हो गया ना। तो लाख रुपए का जब बेनिफिट ज़मींदार को कम हुआ है तो वो गवर्नमेंट को वापस जाएगा, तो उसमें मकसद ज़मींदार सोचता है कि हमें इस सब्सिडी का फ़ायदा क्या हुआ इसमें। क्या समझते हैं कि इससे किसान को कितना नुकसान होने वाला है? अगर इतने महंगे ज़रूरी आलात वो ख़रीदने की हैसियत नहीं रखता, कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि कम से कम 1/3, क्योंकि हर सीज़न में ज़मींदार नई मशीनरी ख़रीदता है। अच्छा, कुछ नए लोग होते हैं जो ट्रैक्टर नए निकले हुए होते हैं, उनको ज़रूरत होती है कि कुछ के लोगों के पास पुरानी मशीनरी होती है, उन्होंने रिप्लेस करनी होती है। तो इसमें अगर यही पोजीशन रही तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 1/3 जो है ना, इसमें फ़र्क आ जाएगा। मशीनरी को रिप्लेस करने की ज़रूरत कब महसूस होती है? कितने साल एक कह सकते हैं कि मशीन चलती है? है कि कुछ मशीनरी 8-10 साल के बाद रिप्लेस करते हैं पुरानी मशीनें, जो वो मुख्तलिफ फ़रोख्त कर देते हैं और नई मशीनें ख़रीदते हैं। तो ये सिलसिला हर साल ही चलता है, लेकिन महंगाई की वजह से जो है ना, इस दफ़ा लाइफ यानी कि कह सकते हैं 7-8 साल होती है। 7-8 साल होती है। कुछ फार्मर की मकसद ज़्यादा भी मशीनरी की लाइफ होती है, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो 7-8 साल के बाद चेंज कर लेते हैं इसको। कुछ जल्दी भी चेंज कर लेते हैं कि नई मशीनरी हम ख़रीदें, उसमें लासेस कम होते हैं, काम अच्छा होता है और काम अच्छे तरीके से करते हैं, आगे डिमांड भी उनकी होती है। अच्छा, ओवरऑल जितने भी ज़रूरी आलात हैं सब पर टैक्स लगा है या कह सकते हैं कोई स्पेसिफिक हैं जिन पे लगा है? नहीं, असल में बात है कि ये जो लोकल मशीनरी है ना, इस पे इन्होंने टैक्स लगाया है। हालांकि ट्रैक्टर पे इन्होंने छोड़ा है। हालांकि ट्रैक्टर पे लग जाता है ना तो वो इतना मसला नहीं बनता था, क्योंकि ट्रैक्टर तो उनका एक जो अदारे हैं 2 हैं, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। हमारे ज़्यादातर रोड साइड अदारे हैं। और फिर दूसरा है कि टैक्स की मद में वही लोग आते हैं जो थोड़ा सा क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अगर उन्हीं पे टैक्स का बोझ आ गया तो फिर वो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगी और जदीद मशीनरी जो है ना वो नहीं तैयार हो सकेगी। आलात इंपोर्ट भी किए जाते हैं? बिल्कुल, आलात इंपोर्ट भी किए जाते हैं, लेकिन उसमें अभी कम है, अच्छा सर रुझान बढ़ रहा है। कुछ मुल्कों में मार्केट है आलात की, तो इसमें है कि आलात इंपोर्ट हो रहे हैं। कौन कौन से आलात कह सकते हैं इंपोर्ट होते हैं ज़्यादा? असल में मामला है कि इंपोर्ट जो है ना ज़्यादातर ये हार्वेस्टर है कुछ। तो दूसरी बात है कि जो कटर बाइंडर है और इसमें कुछ आइटम और भी हैं, लेकिन एक्सपोर्ट भी है। अगर हुकूमत थोड़ी सी इसमें करे हेल्प तो एक्सपोर्ट पे भी हम जा सकते हैं। उसको एक्सपोर्ट है लेकिन थोड़ी है हमारी, उसमें हो सकता है सर हम। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि जैसे आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो टैक्स लगाया गया है सेल्स टैक्स, इस टैक्स को वापस लिया जाए, आपको लगता है कि हुकूमत ये बात मानेगी? नहीं, असल में मैं समझता हूँ कि ये तो मानने वाली बात नहीं, मानना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि ज़राअत सीधा साधा काम है कि ये ज़रूरी मशीनरी है और ज़राअत के इस्तेमाल के लिए है और इसमें प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब जदीद मशीनरी खेत में चलेगी और उसमें इसका मकसद कल्टीवेशन है, इसमें सीडिंग सिस्टम है, हार्वेस्टिंग है, इसमें सारे जब मशीनरी खेत में चलेगी तो इसमें बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे। इसमें अगर नहीं जाएगी तो फिर इसमें खामखा उस में पैदावार में कमी होगी और पैदावार बेहतर के लिए इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को टैक्स वापस लेना चाहिए। और इतना बड़ा ये काम भी नहीं है, गवर्नमेंट को इसमें बहुत थोड़ा टैक्स मिलता है, क्योंकि हम 17% तो पहले दे रहे हैं। चलें, ऐसे ही है तो आगे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप यहाँ कुछ लेने आए हैं? लेने आए हैं जी, क्या? हम थ्रेशर ही सेल करते हैं। अच्छा, तो क्या उनके रेट में कोई प्रॉब्लम है या क्या मसला है? रेट में काफ़ी सारा फ़र्क पड़ गया ना। अभी वो आगे जो ज़िम्मेदार है अफोर्ड नहीं कर सकता। ये अभी ऐसा हुआ है या पहले भी हम कह सकते हैं कि जो टैक्स था पहले भी कभी लगा है, पहले भी इतने महंगे हुए हैं? पहले ही बहुत महंगा है, लेकिन अभी जो है ना ये ज़्यादा महंगा हो जाएगा ना, ये नहीं ले सकता। पहले भी जो ज़िम्मेदार है ना वो कैश पेमेंट नहीं कर सकता, वो तकरीबन आधे पैसे देगा, आधे पैसे बाद में कमाई करके देगा। अभी वो नहीं कर सकता। तो क्या लगता है कि अगर ये रेट दरख्वास्त तो की जा रही है हुकूमत से कि वो जो सेल्स टैक्स है उसको वापस ले, अगर नहीं लिया जाता, ये रेट ऐसे ही बढ़ जाते हैं, तो क्या लगता है किसान को कितना नुकसान होने वाला है?
फिर वो किसान आराम से घर बैठ जाएगा, नहीं खरीदेगा नहीं। जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे किधर से खरीदेगा वो। ऐसे ही कि डेफिनेटली जब पैसे नहीं होंगे तो कोई चीज़ कैसे खरीद सकते। तो आप भी कुछ लेने आए हैं? जी बिल्कुल, ये ज़रिए हालात ही लेने आए हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्राइसेस का। इवन जब भी आते हैं तो हर दफ़ा नई प्राइस ही होती है। टैक्सेस गवर्नमेंट ऐड तो करती है, अब ये सेल करेंगे तो डायरेक्ट इसका जो बोझ है ये किसान पे आएगा, क्योंकि इन्होंने तो अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे, तो डायरेक्ट जो इसका बोझ आएगा किसान पे आएगा। और आप किसान को हर तरफ से आगे इन्फ्लेशन आपके सामने है, ऑयल प्राइसेस ले लें आप, खाद उनको मिल नहीं रहा, लाइनों में लग के आपके सामने क्या हालात हैं। तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इस तरह के जो इकदाम हैं मुल्क को आगे ले जाने के पीछे ले जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बजाय इसके किसान को कुछ इनकरेजमेंट मिले, वो डिस्करेज होगा इस काम से, तो फिर इसका अल्टीमेटली नुकसान नस्लों को ही होगा कि जो एग्रीकल्चर है इसको मेरे ख्याल में आगे जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है कि आखिर ये हुकूमत इस चीज़ पर क्यों नहीं फोकस कर रही है? अगर किसानों की बात की जाए, डेफिनेटली हम खाना पीना किसानों के बलबूते पे ये सब कुछ, अगर किसानों का ख्याल नहीं किया जाएगा तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी? हुकूमत क्या सोच रही है, क्या लगता है? एक्चुअली लैक ऑफ प्लानिंग है, काम तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। आप कोई भी फील्ड उठा के देख लें, कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा कि आगे को तक जा रहा है। हर चीज़ तो पीछे को जा रही है, हर पर्सन परेशान है। सैलरीज हैं तो वो साल बाद इंक्रीमेंट्स लगते हैं, वो भी बहुत कम है। लेकिन साल में अब ये देखें 2 दफ़ा बजट आ गया और टैक्सेस का जो बोझ है डायरेक्ट वहाँ पे डाल दिया गया, तो इन हालात में बहुत मुश्किल है। जो आप डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन कोई नज़र आ नहीं रही है। डायरेक्शन तो कुछ भी नहीं है, सिंपल यही है कि अपनी सीट बचाएं बस, और इसी पे फोकस है, सारा ध्यान इधर ही है। कोई इनके अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इनको इंटरेस्ट है, वहाँ पे ये एक दिन में अपने फैसले भी ले लेते हैं सारा कुछ। लेकिन जो किसान है अब उसका इनके साथ इंटरेस्ट नहीं है ना, जहाँ पे इनको अपने इंटरेस्ट है वहाँ पे ये फ़ाइट भी कर लेते हैं, इनको फैसले भी आ जाते हैं और बहुत तेज़ इनको इंसाफ मिलते हैं। लेकिन इस तरफ अनफॉर्चुनेटली कोई ख़ास ध्यान नहीं है, प्लानिंग नहीं है। कुछ हम अगर कंपेयर कर लें इसको पिछली हुकूमत से, कि तब भी ऐसे ही पेचीदा हालात पाए जाते थे, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती थी कि रेट्स बढ़ जाना। अगर हम ज़रूरी हालात की डेफिनेटली आज हम बात कर रहे हैं, तो पहले भी कभी ऐसा हुआ है? देखिए इन्फ्लेशन तो बढ़ती आई है, लेकिन वो कुछ ख़ास हद तक थी, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है। अब ये जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, और खुली आंख से अब लोगों को देख लेना चाहिए, कंपेयर कर लेना चाहिए। चले हम 1 आध साल तक तो देख सकते हैं जी पिछले ख़राब करके, अब इनकी डायरेक्शन आपको ही दिखा दें, क्या इनकी डायरेक्शन है पिछले 3 साल में? कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ अपनी सीट्स बचाने पे हैं, अपने कैबिनेट्स पे, अपोजिशन को बोलने पे, इसके अलावा कोई काम नज़र नहीं आ रहा। आप चैनल्स पे भी देख लें तो एजेंडा क्या होगा, एक पर्सन को प्रोटेक्ट करने पे लगे हैं, खुशामदी सा टोला बैठा हुआ है जिनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। राइट मैन फॉर राइट जॉब सिलेक्शन नहीं हो रही इधर, जो कि यानी कि पॉलिसीज़ कह सकते हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं वो बेहतर नहीं है इस हुकूमत की। ज़रूरी हालात की जहाँ हम बात कर रहे हैं, जिस पर टैक्स लगा है, किसान के साथ साथ जिनका ये कारोबार है वो भी मुतासर हो जाए। ऐसी बात है, जब किसान अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो ये लेगा कैसे? तो हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।